नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस शो की 4 बड़ी खबरों से। मेरे साथ देखिए, मोदी सरकार के 1 साल पर एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। 48% लोगों ने कहा अच्छे दिन आए, लेकिन 44% लोगों को अभी अच्छे दिन का इंतजार है। एबीपी न्यूज संवाददाता नेहा पंत हमारे साथ होंगी और नेहा के साथ देखेंगे एबीपी न्यूज के सर्वे में लालू नीतीश कांग्रेस के बीच गठजोड़ ना होने पर फायदे में बीजेपी एलजेपी का साथ, लेकिन पहुंच सकती है बहुमत के करीब। और राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता हमें बताएंगे आगे, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के पर कतरे एलजी को बताया दिल्ली शासन प्रमुख। बिना पूछे केजरीवाल नहीं कर सकते फैसले, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी छीना। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा हमें बताएंगे आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों के आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल सेवा बाधित हुई है। कल राजस्थान सरकार से होगी बातचीत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। देश का मूड क्या है? मोदी सरकार का पहला साल और इस साल का जनता किस तरीके से आकलन कर रही है, इसी को लेकर ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार में क्या अच्छे दिन आए? और देख रहे हैं आप, हाँ कह रहे हैं 48% लोग, 44% लोगों का कहना है नहीं, मोदी सरकार में अच्छे दिन नहीं आए, और 8% लोग ऐसे जो कह रहे हैं पता नहीं अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। बिहार में अगर अभी चुनाव हुए तो किसको कितने वोट मिलेंगे? हमारा ओपिनियन पोल वोट शेयर के हिसाब से देखिए किस तरह की तस्वीर दिखा रहा है। जेडीयू कंबाइन जो है, यानी जेडीयू गठबंधन, उससे 42% वोट मिलेंगे और बीजेपी कंबाइन जो है, बीजेपी गठबंधन वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, 33% वोट, और अन्य के खाते में 25%। जेडीयू प्लस की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जेडीयू के साथ आरजेडी भी इस बार शामिल है और इससे 42% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी और एलजेपी को 33% वोट हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। ये मत प्रतिशत किस तरह से सीटों में बदल रहा है, तस्वीर आपके सामने। जेडीयू प्लस को 127 सीटें मिलने का अनुमान आज की तारीख में, अगर बिहार में चुनाव होते हैं, यानी 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है, 243 सीटों की विधानसभा में जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फायदा होगा, बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करेंगे। बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन ऐसे में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, 112 सीटों पर बीजेपी प्लस सिमट सकती है और अन्य के खाते में 4 सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी ही जाति की राजनीति करती है और उसको इससे बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आजकल जात की राजनीति करने लगे हैं और एक हमारे देश के गौरव थे। इनके जो कवि का जो रूप था, देश दुनिया में लोग जानते थे। राष्ट्रकवि दिनकर को, उसको भाजपा ने एक जात के आधार पर बांध के रख दिया। बिहार में अब तक साथ-साथ सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने और पश्चिम बंगाल के वोटर्स का हमने मन टटोला और देख रहे हैं आप ये वोट प्रतिशत किस दल के प्रति कितना झुकाव लोगों का जो सामने निकल कर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ 36% लोगों का रुझान, कांग्रेस की तरफ 7% लोगों का रुझान, लेफ्ट के खाते में 33% वोट प्रतिशत जाएगा अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो। बीजेपी के पास 18% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 6% वोट। ये ओपिनियन पोल कह रहा है किस दल को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं। और अगर इस वोट परसेंट को हम तब्दील करें सीट्स में तो फिर विधानसभा जो 294 की विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, उसकी क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, जरा एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाएंगी 198 सीटें, मतलब जो 2011 में 184 सीटें थी उससे बढ़कर 198 सीटें। टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, 42 से 40 पर कांग्रेस सिमट जाएगी। लेफ्ट दलों को बड़ा झटका, 60 से सीधे 36 पर। बीजेपी जो 2011 में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य की स्थिति करीब करीब वही 8 सीट। किशोर, दिल्ली के परत सर्वे पर ये स्नैप पोल दिल्ली का, केजरीवाल के 100 दिन के काम से क्या संतुष्ट हैं आप? ये सवाल जब लोगों के सामने रखा गया तो 59% लोगों का कहना था हाँ, केजरीवाल के 100 दिन के काम से हम संतुष्ट हैं। 41% लोग हालांकि केजरीवाल के 100 दिन के काम से संतुष्ट नहीं है।
अगला सवाल जो लोगों के सामने हमने रखा उसकी तरफ बढ़ेंगे दिल्ली के स्नैप पोल में। सवाल बड़ा सीधा कि केजरीवाल के मीडिया को जेल भेजने वाले बयान से क्या आम लोग सहमत हैं? जिन लोगों से हमने बात की स्नैप पोल में उसमें से 35% लोगों का कहना था हाँ वो सहमत हैं, लेकिन 65% लोग मीडिया को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से की गई उससे कतई सहमत नहीं है। और क्या केजरीवाल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं? तो 49% लोगों का कहना था कि हाँ वो अपमान कर रहे हैं, हालांकि 50% लोगों को नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अपमान कर रहे हैं। साथ ही एक सवाल जिस तरीके की फूट आम आदमी पार्टी में देखने के लिए मिली, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को निकाला गया पार्टी से, तो केजरीवाल का योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर निकालने का फैसला क्या सही है? तो 47% लोगों को लगता है कि जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को वो बिल्कुल सही था। हालांकि 52% लोग अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से सहमत नहीं है और 1% ऐसे जिनका कहना है कि उन्हें पता नहीं कि फैसला सही है या गलत। दिल्ली के स्नैप पोल में त्वरित सर्वे में जिन लोगों से हमने पूछा कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो आप किसे वोट देंगे, यहां आप देख रहे हैं कि सीधे 53% लोग आज भी आम आदमी पार्टी के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ सिर्फ 37% लोग नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ 8% लोग और अन्य 2%। तो कुल मिलाकर अभी भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों में अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है और दिल्ली के लोगों की पसंद बनी हुई है। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता कौन? जब दिल्ली के लोगों से ये सवाल पूछा हमने दिल्ली में किए गए स्नैप पोल में, तो 48% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाई है। अरविंद केजरीवाल 44% लोगों की पसंद बनकर उभरे और महज 7% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर अपनी सहमति जताई। मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर कतरे। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उपराज्यपाल को बताया दिल्ली का शासन प्रमुख। दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। गृह मंत्रालय ने संविधान की धारा 239 AA की व्याख्या करते हुए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के शासन प्रमुख हैं। उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस, भूमि और सेवाओं से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र सरकार के किसी अधिकारी, कर्मचारी या संस्थान के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा। दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर जारी केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल, किसको बचाने की हो रही है कोशिश? वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और ऑफिशियल्स के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा भ्रष्टाचार का। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो केंद्र सरकार के इस गजट नोटिफिकेशन पर फिलहाल कानूनी सलाह ले रहे हैं और उसके आधार पर ही अगला कदम तय करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को ठहराया जायज। कहा केजरीवाल सरकार के भ्रम को दूर करने के लिए जारी किया गया गजट नोटिफिकेशन। जो केंद्रीय सरकार होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है ताकि इसमें विवाद न रहे, इसलिए जो रिजर्व्ड पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और केंद्रीय सरकार के बिहाफ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस अधिकार का प्रयोग करते हैं उसको स्पष्ट कर दिया है। और हम ये नहीं चाहते कि कंफ्यूजन की वजह से दफ्तरों के ऊपर ताले लगने शुरू हो जाए। दिल्ली में इन दिनों अफसरों की नियुक्ति को लेकर सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। तो दिल्ली में अब सीधे सीधे केजरीवाल बनाम मोदी हो गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दिनकर के बहाने मोदी का जाति की राजनीति पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जातिवादी राजनीति पर हमला बोला। दिल्ली में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, जाति के दायरे से बाहर निकले बिहार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 1961 की एक चिट्ठी का हवाला देकर पीएम मोदी ने कहा कि दिनकर को भी जाति के बंधन में बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने बिहार को इससे बाहर निकलने की अपील की थी। बिहार को
सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हो। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। बिहार में सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने मोदी सरकार के बारे में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले पीएम या पीएमओ सिर्फ अकेले ये काम नहीं कर सकते। पत्रिका इकोनॉमिस्ट के मुताबिक वक्त मोदी के साथ है, लेकिन पीएम मोदी जो बड़ी गलती कर रहे हैं वो आर्थिक सुधारों जैसे रास्ते पर हैं। पीएम चाहते हैं कि इन फैसलों को तब तक रोका जाए जब तक लोकसभा की तरह राज्यसभा में बहुमत ना आ जाए। पत्रिका ने ये भी लिखा है कि साल भर में आर्थिक सुधारों ने वैसी रफ्तार नहीं पकड़ी है जैसा कि चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया गया था। 26 मई को मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए मोदी सरकार के कई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। जेटली ने कहा, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर यूपीए सरकार का फैसला अब भी है जारी, हालांकि बीजेपी कर रही है विरोध। So far the policy formulated by the previous government is continuing, and that is the position, and that is the official position of the government. जेटली ने यह भी कहा कि पिछले 1 साल में सरकार के किसी फैसले से सवाल खड़े होने की नौबत नहीं आई। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किया हमला। कांग्रेस के सचिन पायलट ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर मोदी सरकार राक्षस रूपी सरकार की तरह काम कर रही है। लखनऊ में सचिन पायलट ने जमीन अधिग्रहण और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एग्रेरियन क्राइसिस, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली पानी मिलती नहीं, डीजल महंगा हो गया, यूरिया की किल्लत है, फसल का खराबा हुआ, और उसके ऊपर से आपने एक राक्षस रूपी सरकार बनकर जमीन हड़पने के लिए लोगों को छूट दी। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं आज बोलकर जा रहा हूं, बिहार में भी बीजेपी को धूल चाटनी पड़ेगी और धीरे धीरे उनको लगेगा कि हम भी जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हम चांद से नहीं आए। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार बहुमत के अहंकार में डूबी हुई है। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ट्विटर पर पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के लिंक को शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शिखर सम्मेलन के उस लिंक को शेयर किया और लिखा कि मेरे सहकर्मी नितिन गडकरी को एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में बोलते हुए सुनिए। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कल कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला था। पहली बात मैं आपको बताऊं, मेरे लड़के को लड़का हुआ है, वो चलता है तो हम कहते हैं बंडू चल रहा है, फिर वो आगे आता है, फिर वो बंडू बोलता है बाबा, हाँ बाबा बोल रहा है। तो ये राहुल गांधी का ऐसा है कि उनके जो कांग्रेस के नेता है वो बड़ा कौतुक करते हैं, राहुल बाबा आए, राहुल बाबा बोले, राहुल बाबा गए। तो ये क्या है, अब मीडिया को भी आपको 1-1 घंटे में न्यूज देना है। इस कार्यक्रम को आप भी एबीपी न्यूज की वेबसाइट एबीपी न्यूज टीवी और एबीपी न्यूज लाइव पर जाकर देख सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना बच्चे से करने पर भड़की कांग्रेस। पीएल पूनिया ने कहा, बयान के लिए माफी मांगे नितिन गडकरी। देखिए, नितिन गडकरी जी की नीची सोच है तो उसी तरह से तुच्छ बातें करते हैं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका अपना एक संघर्षशील जीवन है। कांग्रेस का ये गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि गुरुवार को एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना अपने पोते से की थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बहुत बड़ा बयान, कहा आतंकियों को मारने के लिए आतंकी बनाने में बुराई क्या, पैसे देकर आतंकी बनाने की वकालत की। मनोहर पर्रिकर ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है, आतंकियों को मारने के लिए आतंकी बनाने में क्या बुराई है। कई लोग पैसों के बहकावे में आकर आतंकवादी बन जाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो फिर हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करें। आतंकियों के खिलाफ आतंकी इस्तेमाल करने में क्या नुकसान है। हमारे सैनिक ही क्यों जाकर लड़े।
आतंकियों के खिलाफ हमारी रणनीति की प्राथमिकता उन्हें पहले पहचानने और फिर बेअसर करने की है। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार की आक्रामक नीति की वजह से ही पिछले एक साल में युद्ध विराम उल्लंघन के मामलों में 32% और सीमा पार के घुसपैठ के मामलों में 28% की कमी आई है। आय से अधिक संपत्ति केस में बरी होने के बाद जयललिता 5वीं बार तमिलनाडु की सीएम बनने जा रही हैं। जयललिता कल सुबह 11 बजे अपने 28 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी। जयललिता के फिर मुख्यमंत्री बनने की खबर से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेन्नई में पार्टी ऑफिस के बाहर समर्थकों ने जश्न मनाया। राजभवन जाने के रास्ते में जयललिता के समर्थकों का हुजूम दिखा। एआईएडीएमके के विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद जयललिता ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। मौजूदा सीएम पन्नीरसेल्वम के इस्तीफे के बाद राज्यपाल के रोशैया ने जयललिता को सरकार बनाने के लिए न्यौता दिया। जयललिता कल 5वीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी कर दिया था। विशेष अदालत ने पिछले साल 27 सितंबर को जयललिता को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। अब तक जिन खबरों पर आपने नजर डाली, एक साल में अच्छे दिन आए। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में ये तस्वीर उभर कर सामने आई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली पसंद, लेकिन मोदी आगे। दिल्ली के त्वरित पोल से ये खबर सामने निकल कर आई और प्रधानमंत्री ने की एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन की तारीफ। अब अगली खबर। गुर्जर समुदाय एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन पर। राजस्थान में कई जगह रास्ते रोके। ये तस्वीरें राजस्थान के पीलूपुरा की हैं। आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार को इन लोगों ने रेलवे ट्रैक पर सोकर पूरी रात बिताई। दिन में भी ये लोग रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। इनकी मांग है कि इन्हें स्पेशल बैकवर्ड कास्ट की कैटेगरी में 5% आरक्षण दिया जाए। रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों के जमे रहने से मुंबई से आने जाने वाली ट्रेनें बाधित हुई है और कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। हमारी मांग है, मूल मांग 5% आरक्षण अंडर 50। वसुंधरा सरकार के पिछले कार्यकाल में कई दौर की बातचीत और समझौते हुए। फिलहाल गुर्जरों को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय से राजस्थान सरकार ने कहा कि गुर्जर समुदाय को ये समझना होगा कि फैसला सरकार को नहीं बल्कि कोर्ट को करना है। रास्ते हमेशा खुले हैं और बातचीत के लिए एवरीबॉडी इज वेलकम, कोई बात नहीं। उनको स्वयं को ही मालूम है कि उनका केस आज की तारीख में कोर्ट के द्वारा डिसाइड होने वाला। उन्होंने एडवोकेट जनरल की सहयोग मांगा, वो हमने उनको उपलब्ध करा दिया। तो इसका निर्णय करने की क्षमता किसी व्यक्तिगत में नहीं है, ये न्यायालय से होगा, ये वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजस्थान में ओबीसी को 21, एससी को 16 और एसटी को 12% आरक्षण है, तो वहीं गुर्जर को 1%। गुर्जर की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण दिया जाए। मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में एक ठेकेदार पर बदमाशों ने की फायरिंग। घायल ठेकेदार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोरेगांव फिल्म सिटी की ये वही जगह है जहां अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार राजू शिंदे को गोली मार दी। घटना वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बदमाशों ने राजू शिंदे को 3 गोली मारी, जिसमें एक गोली उनके पेट में लगी है। राजू शिंदे को पास ही के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार 2 हमलावरों में एक हमलावर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2 महिलाओं ने बिताई थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के कमरे में रात। 8 मई 2014 को मुंबई के आईटीसी मौर्या होटल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी के कमरे में एक संदिग्ध महिला रात भर ठहरी और सुबह चली गई। इसी तरह 9 मई की रात एक दूसरी महिला चेन्नई सुपर किंग्स के ही अन्य खिलाड़ी के कमरे में घुसी और अगले दिन सुबह निकली। अब खिलाड़ी से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि महिला उनकी गर्लफ्रेंड है और जल्द ही वे शादी करेंगे। बाद में एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट की पूछताछ में पता चला ये महिला पहले श्रीशांत और अन्य खिलाड़ी के संपर्क में रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के तरफ से अपने अपने टीम के खिलाड़ियों को दी गई पार्टियां भी जांच के घेरे में है। टीवी पत्रकार और फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर होगा ट्रेलर लॉन्च।
अमिताभ बच्चन और निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी ने की ट्रेलर की तारीफ। मिस टनकपुर हाजिर हो। फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो हरियाणा के एक गांव टनकपुर पर आधारित है, जहां टनकपुर के एक शख्स पर गांव की एक भैंस से बलात्कार करने का आरोप लगता है। भैंस को बलात्कार और इसकी सुनवाई कोर्ट में होती है। पूरी फिल्म की कहानी मिस टनकपुर यानी भैंस के आसपास ही घूमती है। फिल्म में अभिनेता ओमपुरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, राहुल बग्गा और अभिनेत्री हर्षिता भट्ट लीड रोल में हैं। मिस टनकपुर हाजिर हो एक पॉलिटिकल कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 19 जून को रिलीज होगी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब रात 12 बजे आपसे मुलाकात होगी और जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, जयललिता सीएम पद की शपथ लेंगी, राजस्थान में गुर्जरों की सरकार से बातचीत होनी है और साथ ही राहुल गांधी पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।